वेलकम गाइस। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम फॉरेस्ट गम है, जो 1994 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 8.8 है। हमें इस कहानी में एक ऐसे इंसान की जिंदगी के बारे में बताया जाता है जो सोसाइटी के तौर तरीकों में फिट नहीं होता है और जिसे लोग नॉर्मल नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करता है जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं या फिर ऐसे काम करने के सिर्फ सपने देखते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी जॉर्जिया में बस स्टॉप पर बेंच पर बैठा रहता है जिसका नाम फॉरेस्ट गम होता है। कुछ देर बाद वहाँ एक औरत आकर बैठ जाती है और वो किताब पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद फॉरेस्ट गम उस औरत के जूतों की ओर देखता है और कहता है, ये जूते काफ़ी आरामदायक होंगे, काश मेरे पास भी ऐसे जूते होते। उसके बाद फॉरेस्ट गम उस औरत से कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी जूते पहने हैं और मैं अपने दिमाग पर जोर डालूँ तो मुझे अपने पहले जूते याद आ जाएंगे। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हम देखते हैं बचपन में फॉरेस्ट गम अपनी माँ के साथ एक डॉक्टर के पास रहता है जो उसके पैरों में स्टील की रोड के जूते पहनाता है और फॉरेस्ट गम से थोड़ा चलने के लिए कहता है। फिर वो डॉक्टर फॉरेस्ट की माँ से कहता है, इसके पैर उतने ही मजबूत है जितने होने चाहिए, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। उतने में ही फॉरेस्ट गम नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर फॉरेस्ट की माँ उससे कहती है, कभी भी किसी को यह मत कहने दो कि वो तुमसे बेहतर है, तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम भी वैसे ही हो जैसे बाकी के लोग हैं। फॉरेस्ट गम की माँ उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराने के लिए जाती है, लेकिन उस स्कूल का प्रिंसिपल कहता है, आपका बच्चा अलग है और उसका IQ भी बहुत कम है, आप उसका एडमिशन किसी स्पेशल स्कूल में करा दें। फॉरेस्ट गम की माँ उस प्रिंसिपल को समझाती है, उनका बच्चा नॉर्मल है और उसका एडमिशन भी वहीं होगा जहाँ सभी बच्चे पढ़ते हैं। आखिर में फॉरेस्ट गम का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। जब फॉरेस्ट गम पहली बार स्कूल जाता है तो उस स्कूल बस में कोई भी बच्चा अपने साथ बैठने के लिए सीट नहीं देता है, लेकिन एक लड़की को छोड़कर जो उसे बैठने के लिए सीट देती है उसका नाम जेनी होता है। इसके बाद फॉरेस्ट गम और जेनी के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में खेलते और साथ में पढ़ते। एक दिन जेनी और फॉरेस्ट गम साथ में कहीं जा रहे होते हैं, तब पीछे से उनकी स्कूल के कुछ शैतान लड़के फॉरेस्ट गम को पत्थर मारते हैं। तब जेनी फॉरेस्ट गम से कहती है, भागो फॉरेस्ट भागो। इसके बाद फॉरेस्ट गम वहाँ से भागता है। तब वो लड़के भी उसका साइकिल से पीछा करते हैं। फॉरेस्ट गम के पैरों में स्टील की रोड के जूते होते हैं और भागते भागते वो स्टील की रोड के जूते टूट जाते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट गम इतनी तेज दौड़ता है कि वो लड़के भी उसका साइकिल से पीछा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। जेनी की माँ नहीं थी और उसके डैडी शराबी थे और वो उसकी परवरिश भी सही से नहीं कर रहे थे। इसके बाद पुलिस के थ्रू जेनी अपनी नानी के पास रहने के लिए आ जाती है। फॉरेस्ट गम और जेनी की नानी का घर काफी नजदीक था, इसलिए कई बार रात को जेनी छुपकर फॉरेस्ट गम के घर चली जाती और फॉरेस्ट गम के साथ सो जाती और कहती, मुझे नानी के घर में डर लगता है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गम और जेनी बड़े हो जाते हैं। एक बार जेनी और फॉरेस्ट गम रास्ते पर कहीं जा रहे होते हैं, तब कुछ लड़के पीछे से फॉरेस्ट गम को पत्थर मारते हैं। ये वही लड़के होते हैं जो फॉरेस्ट को बचपन में परेशान करते थे। जब वो लड़के फॉरेस्ट गम को पत्थर मारते हैं तब जेनी फॉरेस्ट गम को कहती है, भागो फॉरेस्ट भागो। इसके बाद फॉरेस्ट गम वहां से भागता है और वो लड़के उसका जीप से पीछा करते हैं। फॉरेस्ट गम भागते भागते एक ग्राउंड में चला जाता है जहाँ एक सॉकर का मैच हो रहा होता है। एक खिलाड़ी बॉल लेकर गोल करने के लिए भाग रहा होता है। फॉरेस्ट गम उस खिलाड़ी से भी तेज भागता है। ये सब देखकर वहाँ बैठे कोच और टीचर्स पूछते हैं, ये कौन है? तब एक टीचर जवाब देता है, ये एक लोकल इडियट है। इसके बाद इन लोगों ने फॉरेस्ट गम की इस दौड़ने की काबिलियत को देखते हुए फॉरेस्ट गम को कॉलेज की टीम में जगह दी। फॉरेस्ट गम ने कॉलेज की सॉकर टीम में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण उसे ऑल अमेरिकन टीम में जगह मिली। इसके कारण फॉरेस्ट गम अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से मिलता है। 5 साल खेलने के बाद फॉरेस्ट गम को कॉलेज की डिग्री मिल जाती है। जब फॉरेस्ट गम को कॉलेज की डिग्री मिलती है तब वहाँ एक अमेरिकन आर्मी का अफसर होता है और वो फॉरेस्ट गम से आकर कहता है, तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? वो आर्मी अफसर फॉरेस्ट को आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके बाद फॉरेस्ट गम आर्मी ज्वाइन कर लेता है और जब वो ट्रेनिंग पर जाने के लिए बस में चढ़ता है तो उसे कोई भी बैठने के लिए जगह नहीं देता है, लेकिन एक आदमी होता है जो फॉरेस्ट से कहता है, अगर तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो। इसके बाद फॉरेस्ट गम वहाँ बैठ जाता है। उस आदमी का नाम बेंजामिन बुफट ब्लू होता है, लेकिन वो फॉरेस्ट से कहता है, तुम मुझे बूबा बुला सकते हो। बूबा की फैमिली में सभी लोग शिपिंग यानी झींगे पकड़ने व झींगे पकाने का काम करते थे। ट्रेनिंग के दौरान वो फॉरेस्ट से कहता है, तुम मेरे
साथ झींगे पकड़ने का बिजनेस करोगे आर्मी के बाद। और वो बस हर वक्त झींगों की ही बात करता था। जेनी अब एक थिएटर में सिंगर बन चुकी थी और अब वो उस थिएटर में परफॉर्म करती थी। एक दिन फॉरेस्ट गम जेनी की सिंगिंग सुनने के लिए उस थिएटर में जाता है, लेकिन फॉरेस्ट जब उस थिएटर में जाता है तो वह देखता है कि कुछ लोग जेनी के साथ बदतमीजी करते हैं। फिर फॉरेस्ट उन लोगों को जेनी से दूर करता है। इसके बाद फॉरेस्ट और जेनी उस थिएटर से बाहर निकल जाते हैं और जेनी फॉरेस्ट से कहती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं वहाँ जॉब करती हूँ। जेनी फॉरेस्ट से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहा करो। इसके बाद जेनी वहाँ से जा रही होती है, तब फॉरेस्ट उससे कहता है कि मैं कल वियतनाम जा रहा हूँ। तब जेनी उसके पास आती है और कहती है तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, अगर जब कभी भी तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम बहादुर नहीं बनोगे और सिर्फ वहाँ से भागोगे। इसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन फॉरेस्ट गम और बूबा को वियतनाम में भेज दिया जाता है। बूबा वियतनाम जाने के बाद फॉरेस्ट गम से कहता है जब हम यहाँ कब्जा कर लेंगे तब हम अमेरिका से कुछ लोगों को यहाँ बुलाकर शिपिंग का बिजनेस करेंगे। वियतनाम में अमेरिकन आर्मी बेस पर उतरने के बाद फॉरेस्ट गम और बूबा उनके आर्मी अफसर से मिलते हैं जिसका नाम लेफ्टिनेंट डैन टेलर होता है। डैन टेलर के परिवार में उसके पिता, दादा और परदादा सभी मिलिट्री में थे और उन सभी ने देश के लिए अलग अलग लड़ाइयों में अपनी जान दी थी। आर्मी में रहने के दौरान फॉरेस्ट गम अक्सर जेनी को लेटर लिखा करता था, लेकिन जेनी उन लेटर्स का रिप्लाई नहीं करती थी। वियतनाम में फॉरेस्ट गम डैन टेलर और उनकी बटालियन के साथ हमेशा पेट्रोलिंग पर जाया करता था। एक दिन फॉरेस्ट गम डैन टेलर और उनकी बटालियन के साथ पेट्रोलिंग के लिए जा रहा होता है, तब अचानक उनकी बटालियन पर हमला हो जाता है और सेना की टुकड़ी पीछे भागने लग जाती है। तब फॉरेस्ट गम को भी जेनी की बात याद आती है और वो भी वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते फॉरेस्ट वहाँ से बहुत आगे निकल जाता है। तब उसे अचानक से याद आता है कि बाबा पीछे रह गया है। फॉरेस्ट उसे लेने के लिए वापस आता है तो वह देखता है कि एक सोल्जर घायल पड़ा है जिसका नाम टेक्स है। फॉरेस्ट उसे अपने कंधों पर उठाता है और वहाँ पास में एक नदी होती है उसके किनारे लाता है और फिर बूबा को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन फिर उसे एक और घायल सोल्जर मिलता है। वो उसे भी अपने कंधों पर उठाकर नदी के किनारे लाता है और फिर बूबा को ढूंढने के लिए जाता है। इस बार उसे उनका आर्मी अफसर डैन टेलर मिलता है जो काफ़ी घायल होता है और वो फॉरेस्ट के साथ जाने के लिए मना करता है, लेकिन फॉरेस्ट उसे भी अपने कंधों पर उठाकर नदी के किनारे लाता है और फिर बूबा को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तब डैन टेलर उससे कहता है कि तुम वहाँ मत जाओ क्योंकि वहाँ एयर स्ट्राइक होने वाली है, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट गम बूबा को ढूंढने के लिए जाता है। इस बार उसे फाइनली बूबा मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल होता है। फॉरेस्ट उसे भी उठाकर नदी के किनारे लाता है। वहाँ आने के बाद बूबा फॉरेस्ट से कहता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। इसकी थोड़ी देर बाद बूबा मर जाता है। इस घटना में फॉरेस्ट को भी बटोक्स पर चोट लगती है और उसे इलाज के लिए आर्मी के हॉस्पिटल में लाया जाता है और वहीं पास में डैन टेलर भी होता है जिसके दोनों पैर इस घटना में चले जाते हैं। हॉस्पिटल में रहने के दौरान फॉरेस्ट गम पिंग पोंग यानी टेबल टेनिस खेलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे फॉरेस्ट गम इस गेम को काफ़ी अच्छी तरह से खेलने लग जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट गम को अपने साथी सैनिकों की जान बचाने के लिए अमेरिकन सरकार मेडल ऑफ ऑनर देती है। उसी दिन कुछ लोग सरकार के खिलाफ एंटी वॉर रैली निकाल रहे होते हैं। ये लोग ये रैली इसलिए निकाल रहे होते हैं क्योंकि वो देश के बाहर रहने वाले सैनिकों को वापस अपने देश में लाना चाहते थे। इस रैली का लीडर एरी होक्विन होता है और वो कुछ नकली आर्मी अफसरों को लाता है ताकि वो अपनी वॉर का एक्सपीरियंस शेयर कर सके, लेकिन गलती से फॉरेस्ट गम भी उसी रैली में शामिल हो जाता है और वो अपनी वियतनाम वॉर का एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाता है। इसी रैली में जेनी भी होती है और वो फॉरेस्ट को देखकर एक पॉन्ड में आ जाती है और जेनी को देखकर फॉरेस्ट भी दौड़कर उसके पास चला जाता है। ये देखकर वहाँ का सारा क्राउड तालियां बजाने लगता है। इसके बाद जेनी फॉरेस्ट गम को अपने एक दोस्त वेजली से मिलाती है। जेनी अब वेजली के साथ एक सिंगिंग ग्रुप में काम करती है। इसके बाद वेजली किसी कारण से जेनी को फॉरेस्ट के सामने थप्पड़ मारता है। इसके लिए फॉरेस्ट वेजली को पीटने लग जाता है। बाद में फॉरेस्ट और जेनी वहाँ से निकल जाते हैं और जेनी फॉरेस्ट को बताती है कि हमारे रास्ते अलग हैं और शायद मैं अब ड्रग्स भी लेने लग गई हूँ, हम दोनों का दूर रहना ही सही होगा। इसके अगले दिन जब जेनी अपने सिंगिंग ग्रुप के साथ जा रही होती है तब फॉरेस्ट जेनी को अपना मेडल ऑफ ऑनर देता है और कहता है ये मुझे तुम्हारी वजह से ही मिला है। फिर जेनी वहाँ से चली जाती है। टेबल टेनिस अच्छा खेलने के कारण फॉरेस्ट गम अब आर्मी में टेबल टेनिस खेलने लग जाता है और कुछ सालों बाद वो ऑल अमेरिकन टेबल टेनिस टीम में शामिल हो जाता है और देश के लिए चीन में जाकर भी टेबल टेनिस खेलता है। इसके बाद फॉरेस्ट गम नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। कुछ टाइम बाद फॉरेस्ट डैन टेलर से मिलता है। डैन टेलर उसे बताता है कि अब उसकी ज़िंदगी कैसी हो गई है
और वो कैसी जिंदगी जी रहा है। न्यूयॉर्क में फॉरेस्ट गम अपना पूरा समय डैन टेलर के साथ ही बिताता है और फिर फॉरेस्ट वापस आर्मी ऑफिस में आता है और जल्दी ही उसे आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट गम अपने घर वापस लौटता है। घर आने के बाद फॉरेस्ट को अपनी पब्लिसिटी का पता लगता है क्योंकि अलग अलग ब्रांड उसके पास एंडोर्समेंट के लिए आते हैं और अपनी माँ के कहने पर वो एक एंडोर्समेंट ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है और इसके लिए उसे $25,000 मिलते हैं। फॉरेस्ट इनमें से कुछ हिस्सा बबा की फैमिली को देता है और कुछ हिस्से से एक शिपिंग बोट खरीदता है ताकि अपने दोस्त बबा को दिए हुए वादे को पूरा कर सके और झींगों का बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन शुरुआत में उसे ज़्यादा झींगे नहीं मिलते हैं क्योंकि वहाँ झींगे पकड़ने वाले बहुत से शिपिंग बोट थे जो काफ़ी समय से ये काम कर रहे थे, इसलिए वहाँ कंपटीशन ज़्यादा था। बोट में जब फॉरेस्ट अकेले ही झींगे पकड़ता तब उसे वहाँ अक्सर जेनी की याद आती। उधर जेनी अब बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लग गई है और वो अक्सर अपनी जान देने की भी कोशिश करती, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती है। कुछ टाइम बाद डैन टेलर भी फॉरेस्ट को ज्वाइन कर लेता है और अब वो दोनों साथ में ही झींगे पकड़ने का काम करते हैं, लेकिन वो इसमें जल्दी कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि इन दोनों को शुरुआत में बहुत कम झींगे ही मिलते हैं। एक दिन ऐसे ही जब वे दोनों झींगे पकड़ने समुद्र में जाते हैं तब अचानक से समुद्र में काफी बड़ा तूफान आ जाता है और इसके कारण वे दोनों वहीं अटक जाते हैं। अगले दिन ये तूफान खत्म हो जाता है, लेकिन इस तूफान में समुद्र के किनारे खड़े सारे शिपिंग बोट टूट जाते हैं। केवल एक ही बोट सही बचता है और वो फॉरेस्ट और डैन का बोट होता है। इसके बाद फॉरेस्ट और डैन का शिपिंग का बिजनेस काफी अच्छा चलने लग जाता है क्योंकि अब वहाँ एक भी झींगे पकड़ने वाला बोट नहीं था और इसका सारा फायदा फॉरेस्ट और डैन को मिलता है। फॉरेस्ट ने इस बिजनेस में इतने पैसे कमाए कि अब उसने 12 शिपिंग बोट और एक बड़ा गोदाम खरीद लिया और बबागम्प नाम की एक कंपनी भी शुरू कर दी। फॉरेस्ट और डैन का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है और उन्होंने बोट को भी काफी अच्छे तरीके से तैयार किया रहता है। डैन को फाइनली अपनी जिंदगी में पीस मिलता है और वो इसके लिए फॉरेस्ट को थैंक बोलता है। इस बिजनेस में इन लोगों को जितने भी पैसे मिलते ये 3 लोगों में बंटते, फॉरेस्ट, डैन और बबा की फैमिली। ऐसे ही फॉरेस्ट जब एक दिन वोट पर होता है तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। इसके बाद फॉरेस्ट भागते हुए अपने घर आता है और अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि सबका अपना एक भाग्य है, मेरा भाग्य तुम्हारी माँ बनना था। इस पर फॉरेस्ट अपनी माँ से पूछता है मेरा भाग्य क्या है, तो उसकी माँ जवाब देती है तुम्हें अपना भाग्य खुद ढूंढना होगा। इसके कुछ टाइम बाद उसकी माँ की कैंसर के कारण मौत हो जाती है। अब फॉरेस्ट वापस अपने शिपिंग बिजनेस पर नहीं जाता है और बिजनेस को डैन ही संभालता है। डैन बबागम कंपनी के पैसों को एप्पल कंपनी में निवेश करता है और कुछ टाइम बाद एप्पल कंपनी में काफी ग्रोथ आती है और इसका सारा फायदा फॉरेस्ट और डैन को मिलता है और उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अपने पैसों में से कुछ हिस्सा बबा की फैमिली को देता है और कुछ हिस्सा चर्च में देता है। फॉरेस्ट अक्सर रात में जेनी के बारे में सोचता। एक दिन अचानक जेनी फॉरेस्ट से मिलने उसके घर आती है। फॉरेस्ट जेनी को देखकर काफी खुश होता है। जेनी अब फॉरेस्ट के घर में ही रहने लगती है। फॉरेस्ट उसके साथ बाहर घूमने जाता, साथ में बातें करता। इसके बाद वो दोनों बहुत सा समय साथ में बिताते हैं और एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन अब जेनी के बिहेवियर में काफी चेंज आ गया था और वो बहुत कम ही बोलती और धीरे धीरे ड्रग्स से भी रिकवर कर रही होती है। एक रात फॉरेस्ट जेनी को शादी करने के लिए कहता है, लेकिन जेनी उसे मना कर देती है और अगले दिन वो फॉरेस्ट का घर छोड़कर चली जाती है। एक बार फिर फॉरेस्ट अकेला हो जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट धीरे धीरे डिप्रेस रहने लगता है और वो इससे दूर रहने के लिए जस्ट दौड़ने लग जाता है और सिर्फ दौड़ता रहता है, बिना किसी कारण के दौड़ता रहता है और सिर्फ खाने और सोने के लिए रुकता। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो अलाबामा की सीमा को भी पार कर देता है और महीनों तक सिर्फ दौड़ता ही रहता है। फॉरेस्ट गम के ऐसे दौड़ते रहने के कारण उसे मीडिया भी कवर करता है और फॉरेस्ट न्यूज में दिखाया जाने लगा। इसके बाद पूरे अमेरिका में पता चलता है कि एक शख्स जो 2 साल से सिर्फ दौड़ रहा है उसका नाम फॉरेस्ट गम है। इसके बाद जेनी भी फॉरेस्ट को टीवी पर देखती है। फॉरेस्ट गम को दौड़ता देखने के बाद बहुत से लोगों ने उसे कंपनी देना शुरू कर दिया और वो भी फॉरेस्ट के साथ दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते एक दिन अचानक फॉरेस्ट को अपनी माँ की बात याद आती है, अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। इसके बाद फॉरेस्ट गम 3 साल 2 महीने और 14 दिनों के बाद दौड़ना बंद कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद जेनी फॉरेस्ट को एक लेटर भेजती है और मिलने के लिए बुलाती है और अब कहानी वही आ जाती है जहां हमने शुरुआत में देखा था। फॉरेस्ट गम बस स्टॉप पर बेंच पर बैठा रहता है और अब वो फाइनली अपने साथ बैठी एक औरत जो कुछ देर पहले से उसकी कहानी सुन रही होती है उसको बताता है कि वो यहाँ जेनी से मिलने आया है और इस एड्रेस पर जाना चाहता है। फिर वो औरत उसे बताती है कि यहाँ जाने के लिए बस की जरूरत नहीं है, यह पास में ही है,
यह सुनते ही फॉरेस्ट गम वहाँ से दौड़ने लगता है और फाइनली वो जेनी से मिलता है। अब जेनी काफी चेंज हुई रहती है और वो काफी अच्छी दिखती है और वो अब एक वेट्रेस की नौकरी करती है और वो फॉरेस्ट को बताती है कि अब उसने ड्रग्स भी छोड़ दिया है। इसके बाद जेनी फॉरेस्ट को एक बच्चे से मिलाती है और कहती है इसका नाम फॉरेस्ट है और ये हम दोनों का बच्चा है। इसके बाद फॉरेस्ट इमोशनल हो जाता है और वो जेनी से पूछता है क्या ये स्मार्ट है। तब जेनी जवाब देती है ये बहुत स्मार्ट है, इनफैक्ट क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके बाद जेनी फॉरेस्ट को बताती है कि मैं बीमार हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और फिर जेनी और फॉरेस्ट शादी करते हैं। उनकी शादी में डेन टेलर भी आता है और उसने अब आर्टिफिशियल लेग लगा लिए होते हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही जेनी की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। इसके बाद आखिर में फॉरेस्ट को अपने बेटे को स्कूल भेजते हुए दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी फॉरेस्ट गम मूवी की कहानी और ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। अगर फ्रेंड्स आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां ला सकूं।